वह हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डीमन किंग था, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और ह्यूज डेथ टोल क्रिएट करने के बाद उसे एल्डर्स ने फायर कर दिया। अब उसे ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है लाइट और डार्क कॉन्टिनेंट्स के बीच चल रही सेंचुरीज पुरानी लड़ाई से, जहां लाइट कॉन्टिनेंट के ह्यूमंस ने कई क्रूसेड्स लॉन्च किए ताकि डार्क क्लैन को खत्म किया जा सके, लेकिन वो कभी भी उन हॉल्स को क्रॉस नहीं कर पाए जिन्हें 7 डेमन किंग्स गार्ड कर रहे थे। उनमें सबसे पावरफुल था पहले हॉल का मंक मर्लिन, जिसे हम देखते हैं वीकली रिपोर्ट लिखते हुए, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा होता है क्योंकि बैटल उसके पैलेस के बिल्कुल बाहर चल रही होती है। उसकी सिस्टर लिलिथ अपनी चार्म मैजिक से ह्यूमंस को आपस में लड़वा रही होती है, लेकिन तभी एक नाइट अचानक उस पर अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फाइटिंग रुक जाती है और वह नाइट खुद को इंट्रोड्यूस करती है। एलिस, किंगडम की 333वीं हीरो। लिलिथ को समझ आता है कि उसकी मैजिक एलिस पर काम नहीं कर रही क्योंकि वह लड़की है। फिर वह मजाक में एलिस को क्यूट कहकर टीज करने लगती है। एलिस उसे पीछे धकेलती है और अटैक करने भागती है, लेकिन लिलिथ उसे एक किक से दूर फेंक देती है। एलिस काफी स्ट्रगल करती है एक भी हिट लैंड करने में, और लिलिथ उसे वीक बोलकर चिढ़ाती है। तभी एलिस डिसाइड करती है कि अब उसे अपनी रियल पावर दिखानी पड़ेगी। लिलिथ फिर से अटैक करती है, लेकिन हैरान रह जाती है जब उसका ड्रैगन टेंडन से बना विप एलिस की सोर्ड को छूते ही टूट जाता है। एलिस बताती है कि उसकी होली सोर्ड लाइट एंथम किसी भी डार्क क्रीचर को छूने नहीं देती। फिर वह मैजिक से लिलिथ पर अटैक करती है। लिलिथ उसे ब्लॉक तो कर लेती है, लेकिन एलिस तेजी से आगे बढ़ती है और उसे पकड़ लेती है। सोल्जर्स चीयर करने लगते हैं एलिस के लिए, लेकिन पैलेस के अंदर मर्लिन को नॉइज सुनाई देती है और वह सोचता है कि बाहर क्या हो रहा है। एलिस अपने मास्टर सेज से रिक्वेस्ट करती है कि वह डीमन किंग के पैलेस पर अटैक करने का ऑर्डर दे, लेकिन सेज मना कर देता है। उसके बजाय वह समन करता है एक ह्यूज मॉन्स्टर वेल को, जिसे वह ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट वेपन बताता है, जो एक ब्लो में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। एलिस मानती है कि बस डीमन किंग को एलिमिनेट करना काफी है, लेकिन सेज कहता है कि अब सारे डीमंस को मरना होगा क्योंकि उन्हें कोई राइट नहीं है एग्जिस्ट करने का। उसे डीमन किंग की ईविलनेस का पता है क्योंकि वह अकेला इंसान है जो उसके सामने सरवाइव कर पाया था। सेज अपने अल्टीमेट अटैक से सारे डीमंस को ऑब्लिटरेट करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त मर्लिन वहां पहुंच जाता है अपने लोगों को बचाने के लिए, और लैंडिंग करते वक्त एक्सीडेंटली एलिस पर गिर जाता है। लिलिथ मर्लिन को हक करके कहती है कि इन्होंने मुझे बुली किया, और एलिस उसे कहती है कि लैंडिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। मर्लिन एलिस को पहचानने की कोशिश करता है तो लिलिथ सार्कास्टिकली बोलती है कि ये एक यूजलेस हीरो है, लेकिन मर्लिन को पता होता है कि लिलिथ उससे हार गई थी। एलिस फाइट की डिमांड करती है, लेकिन मर्लिन बस एक फिंगर से उसे दूर उड़ा देता है। सेज उसे अपना नेमेसिस कहता है, लेकिन मर्लिन उसे पहचानता तक नहीं। फिर सेज उसे याद दिलाता है कि वो वही इंसान है जो मर्लिन से लड़ाई के बाद जिंदा बचा था। मर्लिन को फाइनली याद आता है कि सेज ने उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने मिन्नतें की थी, और उसने उसे छोड़ दिया था इस वादे पर कि वह अपने सोल्जर्स की बलि देगा। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन सेज यह कहकर बचने की कोशिश करता है कि यह सब झूठ है और वो सिर्फ ह्यूमैनिटी की ग्लोरी और जस्टिस के लिए आया है। फिर वह अपने सारे सोल्जर्स से मैजिकल एनर्जी निकालता है और एक पावरफुल एनर्जी बीम लॉन्च करता है, लेकिन मर्लिन अपनी सोर्ड से एक विनाशकारी हमला करता है और उस मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। सेज डरकर माफी मांगता है और ब्लेम डाल देता है एलिस पर, लेकिन तभी एक बेल बजती है और मर्लिन टेंशन में आ जाता है। उसे याद आता है कि उसकी वीकली मीटिंग शुरू हो चुकी है। वह तुरंत पैलेस की तरफ दौड़ता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है। मर्लिन कहता है कि तू मेरे लिए बहुत वीक है, फिर भी इतनी दूर से फाइट करने आई है, तो मैं तुझे अपना डार्क प्लेड वगैक्स सिखा देता हूं। फिर वह एक ह्यूज डिस्ट्रक्टिव सोर्ड अटैक अनलीश करता है। एलिस उसे बैरियर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैरियर टूट जाता है और अटैक जमीन तक काट देता है। मीटिंग में सभी डीमन किंग्स मर्लिन से डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट है। मर्लिन जस्टिफाई करता है कि उसने सबसे ज्यादा क्रूसेड्स को डिफीट किया है और मिलियंस ऑफ ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन एल्डर्स उसे कहते हैं कि उसका काम पैलेस के लिए पैसा कमाना था। वह एक्सप्लेन करते हैं कि हर बार जब वह लड़ाई करता है वो डार्क लैंड में बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और उसका टोटल डेट अब 66 ट्रिलियन येन तक पहुंच चुका है। उसे बोला जाता है कि वह अभी के अभी वो अमाउंट रीपे करे। मर्लिन क्वाइटली पैलेस से स्नीक आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन लिलिथ सोचती है कि वह उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। मर्लिन कहता है कि डीमन रेल्म अब उसके लिए बहुत छोटा है और अब टाइम आ गया है बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने का। वो सोचता है कि उसके जाने के बाद सबको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। लिलिथ पूछती है, तुझे फायर कर दिया गया क्या?
वो बोलता है नो नो, ये तो टोटली मेरा डिसीजन था, एल्डर्स तो मुझे रोकना चाह रहे थे। वो बताता है कि उसकी बॉडी पर एक कर्स है, अगर वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट नहीं करेगा तो उसका दिल श्रिंक होने लगेगा, इसलिए अब उसे किंगडम ऑफ लाइट में जाकर फाइट करनी पड़ेगी। लिलिथ उसे टॉन्ट करती है, तेरे पास डीमन किंग बनने के अलावा और कोई स्किल नहीं है, तू बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो उसके साथ चलने की विश करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे भी 66 ट्रिलियन का डेट रिपे करना पड़ेगा, वो तुरंत पीछे हट जाती है और बोलती है बेस्ट ऑफ लक ब्रो, प्लीज वापसी पर पैसे लेते आना। जैसे ही मर्लिन बाहर निकलता है, लिल दूर से सोचती है, चाहे वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन किंग हो, लेकिन है तो इडियट ही, बाहर जाकर फेल हो जाएगा और रोते हुए वापस लौटेगा। लेकिन फिर भी वो सीक्रेटली होप करती है कि ये एक्सपीरियंस उसे एक बेटर पर्सन बना दे। दूसरी तरफ एलिस सोचती है, अगर मेरे पास मिथ्रिल आर्मर और लाइट एंथम ना होते तो शायद मैं बचती ही नहीं। लेकिन तभी उसे लिलिथ की प्रेजेंस फील होती है, तो वह क्विकली डेड होने का एक्ट कर देती है। लिलिथ उसे देखकर चौंक जाती है, वाह ये अभी तक जिंदा लग रही है। फिर सोचती है, इसका फेस इतना ब्यूटीफुल है, इसे डस्ट में कन्वर्ट नहीं होने दे सकती। वो उसे उठाने जाती है, लेकिन एलिस का वेट ज्यादा होता है, तो लिलिथ डिसाइड करती है चलो सिर ही ले चलते हैं। जैसे ही वह अटैक करने वाली होती है, एलिस अचानक मूव करके बच निकलती है। लिलिथ रीमैच चाहती है, लेकिन एलिस जानती है कि इस हालत में फाइट पॉसिबल नहीं है, तो वह भाग जाती है। लिलिथ अपने वुल्फ को कमांड देती है, पकड़ो उसे। उधर मर्लिन पहुंच चुका है उस समुंदर के किनारे जिससे होकर ह्यूमंस डीमन रेल्म में आए थे, पर उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी पिछली सोर्ड अटैक में इतनी ताकत यूज कर दी थी कि सारे शिप्स ही डिस्ट्रॉय हो गए। अब डीमन से स्विम भी नहीं कर सकते, तो वो सोचता है वापस पैलेस लौटने के बारे में। लेकिन तभी एक छोटी सी नाव खुद ब खुद उसकी तरफ आती है। वो सोचता है क्या टाइमिंग है, और खुद ही रो करना शुरू कर देता है। वहीं एलिस अब भी वुल्फ से भाग रही होती है। उसे याद आता है जब उसके मास्टर ने कहा था तू अभी डीमन से लड़ने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वह स्टबर्न थी। उसे लगता था वो माउंटेन पर बैठने के लिए नहीं बनी, वो एक्सप्लोर करना चाहती थी। अब जब वह बाहर है तो उसे डर लगने लगा है और रोते हुए सोचती है वापस जाकर अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी। वो एक वुल्फ को हराकर थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन तभी वो लास्ट बीस्ट अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो डर जाती है और स्ट्रगल करती है बचने के लिए, और तभी मर्लिन सीन में एंटर करता है। वो बीस्ट को रोकता है और कैजुअली कहता है ये लड़की मेरे काम आ सकती है, परफेक्ट स्लेव बनेगी। लिलिथ से कहना ये लड़की अब मेरी है। तो एलिस डर जाती है पर कुछ कर नहीं सकती। मर्लिन उसे उठाता है और बोट पर ले जाता है। एलिस रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, पर वह बहुत ही पावरफुल है। वो उसे ऑर्डर देता है स्टार्ट रोइंग। एलिस ड्रीम कर रही होती है कि उसने मर्लिन को हरा दिया और अब वह किसी प्रिंसेस से शादी कर रही है। उसका ड्रीम टूट जाता है जब मर्लिन उसे जगाता है और कहता है कल काम पे लगिस। मन ही मन वो रिवेंज लेने की सोचती है, पर फिलहाल वह पैडल करना शुरू करती है। समुद्र में स्ट्रॉन्ग करंट चल रहा है और वह देखती है कि मर्लिन बैलेंस मेंटेन कर रहा है, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि वह एक वुडन बोर्ड का सहारा ले रहा है। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आती है और वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही मर्लिन उसे यूजलेस हीरो कहता है वह नाराज हो जाती है और रोइंग छोड़ देती है। मर्लिन उसे समझाता है अगर अच्छा काम करेगी तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन एलिस कहती है एक डीमन किंग इतना टेस्टी खाना कैसे बना सकता है, ये तो नेचर के लॉज के खिलाफ है। तभी समुद्र के अंदर से शार्क्स आने लगते हैं। एलिस कहती है रोस्टिंग बंद करो, ये समुद्र बहुत डेंजरस है, लेकिन मर्लिन इग्नोर करता है। वो उसे डराती है कि यहाँ ऐसा मॉन्स्टर है जिसे रोकने के लिए होली ड्रैगन का पूप तक यूज किया जाता है। मर्लिन चौंक जाता है, इसीलिए ह्यूमंस की आर्मी से अजीब स्मेल आती थी। लेकिन एलिस कहती है वो पूप एक ट्रेजरी है, क्योंकि होली ड्रैगन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। मर्लिन कहता है तू सोचती है मैंने कभी होली ड्रैगन के बारे में सुना नहीं होगा, और फिर निकालता है एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल। वो पोर्टल ओपन करता है और अपने पेट बगी को कॉन्टैक्ट करता है। उसकी प्लानिंग होती है कि अब उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो बगी के होली पूप को बेचकर ही पैसे कमा सकता है। एलिस टोटली शॉक्ड होती है। मर्लिन बन चुका है, लेकिन तभी उसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल उसके हाथ से फिसलकर समुद्र में गिर जाता है। वह एलिस से कहता है काम चालू रखो, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि आसपास की सारी फिश अचानक गायब हो चुकी है। वह सोचता है कहीं कोई डेंजरस प्रेडेटर तो पास नहीं है, और तभी एक सी मॉन्स्टर उनके सामने प्रकट हो जाता है। एलिस डरते हुए कहती है उसे मारो, उसे भगा दो, लेकिन मर्लिन कैजुअली जवाब देता है मैं स्विम नहीं कर सकता। एलिस शॉक में रह जाती है कि जो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करता है उसे स्विमिंग तक नहीं आती। वह समझ जाती है कि अब उसे खुद कुछ करना पड़ेगा, और वो मॉन्स्टर पर जंप करती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर की स्किन पर कोई असर नहीं डालती।
वह होपलेस फील करने लगती है। तभी मर्लिन उस मॉन्स्टर से कहता है, तू अब मेरा नया स्लेव बन जा और मुझे समुंदर पार करवाना। लेकिन मॉन्स्टर उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उस पर पानी की तेज स्ट्रीम छोड़ता है। मर्लिन गुस्से में अपनी सोर्ड निकालता है और एक ही पावरफुल अटैक में उस मॉन्स्टर को मार देता है। एलिस ये देखकर दंग रह जाती है कि वह कितना पावरफुल है। आखिरकार वे लोग किनारे पहुंच जाते हैं और मर्लिन प्राउडली कहता है, हम सिर्फ इसलिए जिंदा बचे क्योंकि मैं एक ग्रेट लीडर हूं। वह एलिस को बेकार स्लेव समझता है, ना उसमें ताकत है ना दिमाग, और डिसाइड करता है कि अब वो उससे अलग हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले वह एलिस से कहता है, अपना आर्मर उतार दे, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। इसके बाद एलिस कोर्ट में दिखाई देती है, जहां उसे अपने फेलो सोल्जर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। वह मर्लिन को हरा नहीं पाई, इसलिए उससे हीरो का टाइटल भी छीन लिया जाता है और सजा मिलती है 50 करोड़ सोने की सिक्के का फाइन, क्योंकि उसने कीमती मिथ्रिल आर्मर भी खो दिया था। 1 साल बाद एलिस पायरेट्स से लड़ती नजर आती है, लेकिन पायरेट्स उसे देखकर हंसते हैं कि तू हमें नहीं हरा सकती। वह एक किडनैप्ड गर्ल को फ्री करती है और कहती है, डर मत, मैं इन्हें तब तक रोकूंगी जब तक बैकअप नहीं आ जाता। वह अपनी आइस से पायरेट कैप्टन के पैर फ्रीज कर देती है, लेकिन जब उसे फिनिश करने जाती है, एक और पायरेट उसे पीछे धकेल देता है। एलिस बोलती है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस लड़की को छू भी नहीं सकते। लेकिन पायरेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, तू बस एक एलीट टियर हीरो है और हम होली टियर के हैं, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे एलिस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक मर्लिन ऊपर से लैंड करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे इस ड्रामा का एंड देखने तक वेट नहीं कर सकता था, नहीं तो मेरी कर्स एक्टिवेट हो जाती। पायरेट्स सोचते हैं कि वह कमजोर है क्योंकि उन्हें उसकी कोई मैजिक पावर फील नहीं होती और फाइट शुरू कर देते हैं। लेकिन मर्लिन अपनी सोर्ड से ऐसा पावरफुल अटैक करता है कि ना सिर्फ पायरेट्स मर जाते हैं बल्कि उनका पूरा शिप और जो रेस्क्यू शिप्स आ रही थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एलिस उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन उसे हीरो समझती है और उसे प्रेज करती है। लेकिन मर्लिन अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना वहां से चला जाता है। इसके बाद एक रिपोर्टर बेला अनाउंस करती है कि क्वीन ने मर्लिन को वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। उसका असली नाम किसी को नहीं पता, इसलिए उसे नाम मिला है नाइट ब्लेड। यह सब सुनकर एलिस गुस्से में कहती है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो तो सच्चा हीरो है। टीवी पर चल रही इंटरव्यू उसे इरिटेट करती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसने 10,000 सोना कलेक्ट कर लिया है। फिर उसे याद आता है कि उसे अभी बहुत दूर जाना है अपने 50 मिलियन गोल्ड डेप्ट को चुकाने के लिए। वह मर्लिन को याद करके गुस्से में टेबल पर पंच मारती है और गलती से अपने अगले मिशन कॉन्ट्रैक्ट पर पानी गिरा देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्रिमिनल की फोटो देखकर उसे मर्लिन की याद आती है, लेकिन सोचती है कि एक डीमन किंग कैसे फ्रीलोड कर सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसे कैरेज के लिए देर हो चुकी है। वह जल्दी से अपने नाइट प्लेड वाले पोस्टर को हक करती है और कहती है, ब्लेस मी हीरो, और उस डीमन किंग को कर्स देना। उधर मर्लिन अपना वांटेड पोस्टर देखता है, लेकिन वह खुश नहीं होता। सिर्फ 5,000 सोने की बाउंटी, इतनी कम? उसे लगता है वह थोड़ा केयरलेस हो गया था, क्योंकि उसने एलिस का आर्मर बेचकर जो पैसे कमाए थे वो भी वेस्ट हो गए। अब उसे भूख लगी होती है और वह सोचता है, लोगों को तो प्राउड फील होना चाहिए कि मैं उनके घर में खाना खा रहा हूं। तभी मर्लिन को एक विलेज दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है 2 बैंडिट्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक कहता है, कुछ ना कुछ हमें दो, नहीं तो हमारे मास्टर हमें पनिश करेगा। वे मर्लिन की सोर्ड मांगते हैं, लेकिन मर्लिन उन्हें वार्न करता है, अगर मैंने सोर्ड निकाली तो मर जाओगे। बैंडिट्स हंसते हैं। उनमें से एक अपनी नाइफ से एप्पल पील करता है और कहता है, डर गया क्या? लेकिन अगली ही मोमेंट मर्लिन अपनी सोर्ड निकालता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। फिर उसका एप्पल उठाकर आराम से खा जाता है। दूसरा बैंडिट डर के मारे भाग जाता है और रास्ते में गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब मर्लिन समझ जाता है कि ये दोनों असली बैंडिट्स नहीं थे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से बने हुए गॉब्लिन्स थे। वह गॉब्लिन अपने किंग के पास पहुंचकर कहता है कि एक ह्यूमन ने मेरे साथी को मार डाला। लेकिन गॉब्लिन किंग खुश हो जाता है, क्योंकि असल में गॉब्लिन्स ने ही इंसानों को प्रोवोक करने के लिए बैंडिट्स का रूप लिया था, ताकि वे ह्यूमन गॉब्लिन शांति ट्रीटी तोड़ दें। गॉब्लिन किंग तुरंत ऑर्डर देता है, ह्यूमन विलेज पर अटैक करो। उधर आर्लिन ने लिलिथ को एक लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि वह अब लग्जूरियस लाइफ जी रहा है और सब उसे पसंद करते हैं, इसलिए जब तक डीमन किंग पैलेस के एल्डर्स उससे माफी नहीं मांगते वह वापस नहीं आएगा। लेकिन लिलिथ जानती थी कि ये सब उसकी बातें हैं, असल में वह ब्लफ कर रहा है। इस बीच मर्लिन एक होटल से बिना पेमेंट किए स्नीक आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओनर उसे पहचान लेता है। वही नोटोरियस फ्री लोडर जो साउथ में कई ट्रबल्स क्रिएट कर चुका है।
ओनर सबको बुला लेता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन मर्लिन फिर भी एस्केप कर जाता है और सोचता है कि उसने फिर से ट्रबल कॉज कर दी है। तभी एक लड़का हेनरी उसके सामने आ जाता है। मर्लिन इंस्टिंक्टिवली अपनी सोर्ड पकड़ लेता है, तो हेनरी को लगता है शायद कोई परफॉर्मेंस चल रही है। वह कहता है अगर शो अच्छा हुआ तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन मर्लिन अपनी सोर्ड नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर उसने सोर्ड निकाली तो हेनरी तो मरेगा ही, साथ में पूरा विलेज भी उड़ जाएगा। इसलिए मर्लिन उसे ट्रिक करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे यूजलेस बम बोलता है, जिससे मर्लिन गुस्से में उसकी आइसक्रीम फेंक देता है और हेनरी रोने लगता है। उधर एलिस भी उसी विलेज में पहुंचती है। कुछ एडवेंचरर्स उसे देखते ही कहते हैं कि एक हीरो के साथ ट्रैवल करना तो ऑनर है, लेकिन एलिस उन्हें बताती है कि अब वो हीरो नहीं रही। सब शॉक्ड हो जाते हैं और जैसे ही एलिस एक्सप्लेन करने लगती है तभी एक आदमी चिल्लाता है कि एक नई किताब निकली है जिसमें डीमन किंग और फीमेल हीरो के सीक्रेट रोमांस का खुलासा हुआ है। एलिस टोटली एम्बैरेस्ड हो जाती है। उसे लगता है कि ये उसी और मर्लिन की कहानी है। वो आदमी बोलता है कि मिलियंस कॉपीज बिक चुकी हैं और एलिस सीधा डेस्पेयर में चली जाती है। एडवेंचर्स गोब्लिन प्रॉब्लम पर डिस्कशन करने लगते हैं, लेकिन बीच में मैरिज की बात भी करने लगते हैं, जिससे एलिस और नर्वस हो जाती है। उसे लगता है ये सब मिशन के दौरान मर जाएंगे। एक लड़की प्रीस्ट उसे गुड लक विश करती है और कहती है कि क्रॉस स्पीसीज रोमांस कोई इश्यू नहीं है, एलिस और डीमन किंग के बीच भी नहीं। एलिस एक पोस्टर देखती है और सोचती है कि ये फ्रीलोडर इतना फेमस कैसे हो गया। फिर भी उसे लगता है ये मिशन इजी होगा। मर्लिन एक नियर बाय इन में जाता है और टेस्टी फूड एंजॉय करता है, लेकिन जैसे ही वो स्नीक आउट करता है इन की ओनर उसे पकड़ लेती है। वो बताती है वॉशरूम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मर्लिन एक्सक्यूज देता है कि वह जॉब ढूंढ रहा था। ओनर पूछती है तुम्हारे पास इन के लिए कोई यूजफुल स्किल है? मर्लिन अपनी डांसिंग और सिंगिंग दिखाता है जो सबको इंप्रेस कर देती है। ओनर उसे हायर कर लेती है। सैलरी 1 सोना और ड्रिंक, सेल्स पर 15% कमीशन। मर्लिन सोचता है इतनी अच्छी सैलरी पॉसिबल कैसे है? ओनर बताती है 2 शिफ्ट्स होती हैं। डे शिफ्ट नॉर्मल होती है, लेकिन नाइट शिफ्ट में फीमेल कस्टमर्स ज्यादा होती हैं और वहां तुम्हें माहौल लाइवली बनाना होता है। ओनर अपना नाम बताती है, मार्था, और मर्लिन अपना नाइट शिफ्ट नाम रखता है, डेजी। वो बोलती है कि उसकी मील कॉस्ट उसकी सैलरी से डिडक्ट होगी। फिर वो अपने बेटे हेनरी से मिलवाती है, जो मर्लिन को फिर से फ्री लोडर कहता है, लेकिन मार्था उसे रूड होने पर मार देती है। हेनरी उसे गेस्ट रूम दिखाने ले जाता है और रास्ते में मर्लिन उसे ब्राइब ही करने की कोशिश करता है ताकि वो मार्था को उनकी पहली मीटिंग की बात ना बताए। वो हेनरी को अपनी ब्लेड स्ट्राइक सिखाने का ऑफर देता है ताकि वह होली टियर ओपोनेंट से लड़ सके, लेकिन हेनरी को उस पर ट्रस्ट नहीं होता। हेनरी कहता है होली टियर ओपोनेंट को सिर्फ कोई टैलेंटेड इंसान ही हरा सकता है, जैसे नाइट ब्लेड। मर्लिन प्राउडली कहता है मैं ही नाइट ब्लेड हूं, लेकिन हेनरी बिलीव नहीं करता। दूसरी तरफ एडवेंचरर्स गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पूरी आर्मी के लिए प्रिपेयर नहीं किया गया था। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉब्लिन चांसलर जिया उन्हें पकड़ लेता है। मर्लिन अब इनमें काम करना शुरू कर देता है और उसका पूरा फोकस फीमेल कस्टमर्स पर होता है ताकि वो उनकी नजरों में एक हीरो बन सके। वहीं मेल कस्टमर्स थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन मार्था खुश होती है क्योंकि उसकी सेल्स तेजी से बढ़ जाती है। मार्था सोचती है कि इस बंदे ने जरूर पहले बहुत अच्छी जॉब्स की होंगी, लेकिन उसे लगता है कि निकनेम डेजी न्यूज़पेपर में थोड़ा अजीब लगेगा। दूसरी ओर मर्लिन सोचता है कि अब और एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए। तभी हेनरी आ जाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि ये बस एक फ्री लोडर है जो औरतों का पैसा खाता है और उसे अपनी मॉम से दूर रहने की धमकी देता है। एलिस, जो अब तक अपने टारगेट को ढूंढ नहीं पा रही थी, अचानक हेनरी को पेड़ पर चढ़कर गुस्से में मारते हुए देखती है। उसे लगता है कि हेनरी उस चार्मिंग फ्री लोडर से इरिटेट है। वो उसे एक पोस्टर दिखाती है और हेनरी कहता है कि ये वैसा नहीं दिखता जैसा वो बंदा जो उनके टैवर्न में औरतों को बेवकूफ बना रहा है। एलिस सोचती है शायद वो बस एक वर्काहॉलिक है। फिर अचानक कुछ पुरुष एलिस के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर वो इस मर्लिन को पकड़ सके तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि उनकी औरतें उसके चार्म में फंस गई हैं। एलिस उसी इन में जाती है और इतने छोटे टाउन में इतनी सारी विमेन को देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी उसकी नजर मर्लिन पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि यही उसका टारगेट है, लेकिन उसे याद आता है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बंदा बहुत फास्ट भाग जाता है, इसलिए वह उसे धीरे धीरे पकड़ने का प्लान बनाती है। अचानक एक एक्सीडेंट में वह लड़की स्टेज पर पहुंच जाती है और लोग सोचते हैं कि वो भी परफॉर्मेंस का हिस्सा है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों को एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी का पता चल जाता है और एलिस अचानक मर्लिन पर हमला कर देती है, लेकिन मर्लिन उसके सारे अटैक्स आसानी से डॉच कर लेता है। तभी एलिस रोने लगती है और कहती है कि उसके जाने के बाद उसकी लाइफ मिजरेबल हो गई थी।
ऑडियंस में बैठी विमेन को लगता है कि मर्लिन बहुत ही घटिया इंसान है जिसने इस लड़की को छोड़ दिया। एलिस मर्लिन से अपना ट्रेजर वापस मांगती है, लेकिन वो रिवील करता है कि उसने वो पहले ही बेच दिया है। एलिस गुस्से में कहती है कि उसने उसकी लाइफ रूइन कर दी और अगर उसने आर्मर वापस नहीं किया तो वह उसे अरेस्ट कर लेगी। मर्लिन उसे याद दिलाता है कि वो उससे लड़ाई में जीत नहीं सकती। एलिस को रियलाइजेशन होता है कि अब उसे 50 करोड़ सोने का डेट झेलना पड़ेगा। यह सुनकर मर्लिन खुद शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका अपना डेट तो बस कुछ हजार कॉइन्स का ही है, वो भी 1 साल फ्री लोड करने के बाद। एलिस उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसे एडवेंचरर्स गिल्ड में जॉब करनी पड़ी और होली टियर ओपोनेंट से लड़ना पड़ा ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। यह सुनकर मर्लिन एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि वह एडवेंचरर कैसे बन सकता है। एलिस बताती है कि उसे रेफरल की जरूरत होगी, लेकिन मर्लिन के बार बार पूछने पर भी एलिस उसे मना कर देती है। उधर हेनरी शहर में घूम रहा होता है, लेकिन गार्ड्स उसे घर भेजना चाहते हैं क्योंकि मार्था उसे ढूंढ रही होगी। हेनरी कहता है कि वह उस फ्री लोडर को नहीं देखना चाहता। तभी वहां एक वुंडेड एडवेंचरर आता है जो गॉब्लिन्स को हराने गया था। वह गार्ड से कहता है कि गेट खोलो, लेकिन गार्ड्स मना कर देते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। वह बताता है कि उसके सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं और वो खुद भी बैडली इंजर्ड है। आखिर में गेट खोल दिया जाता है, लेकिन वह एक ट्रैप होता है। गॉब्लिन्स विलेज में घुस जाते हैं। वह एडवेंचरर जिया से कहता है कि उसके फियांसे को फ्री कर दो जैसा डील हुआ था, लेकिन जिया कहती है कि अब उसका कोई हक नहीं क्योंकि वो अब सिर्फ एक स्लेव है। एलिस सोचती है कि डीमन किंग आखिर एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है और उसे गुस्सा आता है क्योंकि अब वो उसका रिवॉर्ड भी नहीं पा सकती। विलेज पर गॉब्लिन्स अटैक करते हैं, लेकिन मर्लिन तुरंत समझ जाता है कि ये रियल कस्टमर्स नहीं है, इसलिए वो उन्हें बाहर फेंक देता है। ये देखकर वहां की लेडीज इंप्रेस्ड हो जाती हैं। मार्था अपने बेटे के लिए परेशान हो जाती है और इसीलिए वह टैवर्न मर्लिन के हवाले करके बाहर निकल जाती है। जैसे जैसे और गॉब्लिन्स आते हैं, मर्लिन उन्हें साइलेंटली खत्म करता जाता है और फिर कैजुअली अपना काम करता रहता है। उसे रियलाइजेशन होता है कि अगर मार्था को कुछ हो गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मार्था सबसे पूछती है कि कहीं हेनरी दिखा क्या। एक आदमी बताता है कि उसे गेट के पास देखा गया था और साथ ही वार्न करता है कि वहां गॉब्लिन्स हैं, लेकिन मार्था फिर भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल पड़ती है। वह हेनरी का नाम चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर गॉब्लिन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे उठा ले जाते हैं। हेनरी देखता है कि मार्था परेशानी में है और वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन डर के मारे उसकी बॉडी हिल भी नहीं रही होती। इस बीच मर्लिन विलेज में घूम रहा होता है और सोचता है कि यह जगह तो डार्क रेल्म जितनी केटिक लग रही है। उसे गोब्लिन्स मिलते हैं और वो फाइट अवॉइड करना चाहता है क्योंकि ये इतने वीक हैं कि उसकी कर्ज वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन गोब्लिन्स फिर भी उस पर हमला कर देते हैं और वह उन्हें काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। देखती है और सोचती है कि शायद मर्लिन गोब्लिन्स के साथ मिला हुआ है, लेकिन वह साफ करता है कि वह कभी ऐसे लो रैंक्ड क्रिएचर्स के साथ नहीं रहेगा। एलिस कहती है कि अगर वह उनके साथ नहीं है तो उसे विलेज को बचाने में हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मर्लिन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह इस विलेज का रेजिडेंट नहीं है। एलिस उसे रिमाइंड कराती है कि अगर उसे गिल्ड ज्वाइन करनी है तो उसे विलेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बट वो कहता है कि बिना पैसे के वो कुछ नहीं करेगा। एलिस बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो मर्लिन कहता है तो फिर साइड हटो, मुझे मार्थ को ढूंढना है। एलिस सोचती है कि वो अकेले ही विलेज को बचा लेगी और फिर अपनी आइस मैजिक से गोब्लिन्स को फ्रीज कर देती है। जिया उसे ऑब्जर्व कर रही होती है और सोचती है कि अगर वह सरप्राइज अटैक करे तो एलिस कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एलिस उसे एक जबरदस्त किक मार देती है। एलिस कहती है इस विलेज से निकल जा, लेकिन जिया बोलती है कि एलिस एलिट टियर होते हुए भी उन्हें हरा नहीं सकती। जिया गोब्लिन्स को ऑर्डर देती है कि एलिस को पकड़ लो। तभी एक लड़का अचानक गिर जाता है और बताता है कि उसने मर्लिन को गोब्लिन्स मारते हुए देखा है। जिया अपनी मैजिक से देखती है कि गोब्लिन्स कैसे मारे गए थे और रियलाइज करती है कि उसकी आर्मी मर्लिन के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वो रिट्रीट का ऑर्डर दे देती है। विलेजर्स अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढने लगते हैं और एक आदमी जिसका नाम जॉनसन है अपनी पर्सनल गार्ड सर्विस से एडवर्टाइज करने लगता है। लोग उससे कहते हैं कि हमारे लव्ड वंस को बचाओ, लेकिन वो कहता है कि शायद वह अब तक मर चुके हैं, इसलिए फ्यूचर पर फोकस करो। एलिस वहां पहुंचती है उस एडवेंचरर के साथ जिसने गार्ड से गेट खोलने को कहा था। वो बताता है कि गोब्लिन्स सबको अपनी केव में ले गए हैं। तभी एक सोल्जर उसे पहचान लेता है और उसे ट्रेटर कहता है, लेकिन एलिस उसका बचाव करती है और कहती है कि उसका फियंसे और कॉमरेड्स कैप्चर हो चुके थे, इसलिए उसे मजबूरी में गोब्लिन्स के साथ जाना पड़ा। जॉनसन उस लड़की से पूछता है तुम कौन हो, तो वो कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं हूं 233वां हीरो। ये सुनते ही सारे विलेजर्स उसके बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन जॉनसन जेलस फील करता है और सबको उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है।
वो जॉनसन को किक करके दूर फेंक देती है और अकेले ही केव पर अटैक करने का डिसीजन लेती है। हेनरी सोचता है कि सारे विलेजर्स डरपोक हैं, सो वो भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वह केव में एंटर करता है, वो एक्सीडेंटली एक गोब्लिन से टकरा जाता है और डर के मारे फ्रीज हो जाता है। केव के अंदर पड़े हुए बॉडीज देखकर वो शॉक में आ जाता है। फिर वो अपने फादर की तलवार लेने जाता है ताकि अपनी मॉम को बचा सके, लेकिन तभी अनकॉन्शियस पड़े गोब्लिन्स उड़ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। हेनरी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, बट सैडली वह इजीली हार जाता है। गोब्लिन्स उसे फिनिश करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक एंट्री होती है मर्लिन की। वो गोब्लिन से कहता है, तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ओवरटाइम करना पड़ता है। हेनरी स्वर्ड लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मर्लिन उसे रोकता है और कहता है घर पर रहो। लेकिन हेनरी कहता है, मुझे अपनी मां को सेव करना है। मर्लिन सोचता है यह बच्चा हमेशा ट्रबल करता है, लेकिन फिर उसे अपनी सिस्टर को बचाने वाली फाइट याद आती है और वह डिसाइड करता है, फाइन, मैं उसकी हेल्प करूंगा। मर्लिन सोचता है पहली बार होगा जब मैं ह्यूमन के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाऊंगा। प्रॉब्लम यह होती है कि उसे गोब्लिन केव का लोकेशन नहीं पता। तभी वह कुछ ह्यूमंस को सुनता है जो अपने लव्ड वंस को बचाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वह भी उनके साथ जॉय कर लेता है। वह खुद को लीडर वॉलंटियर करता है। मैं एक स्ट्रांग वॉरियर हूं, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हेनरी उन्हें समझाना चाहता है कि वो कैपेबल फाइटर है, लेकिन वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता और जॉनसन को लीडर बना देता है। विलेजर्स खुश हो जाते हैं। ग्रेट जॉनसन हमें लीड करेगा, लेकिन जॉनसन डर के मारे कांप रहा होता है।